वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं दूसरे प्रकार के जायंट क्रोमोसोम की और वो है लैम्प ब्रश क्रोमोसोम। मैं डॉक्टर विभा खन्ना। सर्वप्रथम 1882 में फ्लेमिंग्स ने जब सैलमेंडर के oocytes का अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने विशिष्ट प्रकार के क्रोमोसोम्स उनमें देखे जिनको बाद में लैम्प ब्रश क्रोमोसोम कहा गया। उन्होंने सबसे पहले इन्हें देखा था। उसके 10 वर्ष के बाद रुकर्ट ने जब डॉगफिश के oocytes का वो स्टडी कर रहे थे, उस समय इन विशिष्ट प्रकार के गुणसूत्र जो बाकी गुणसूत्रों से बहुत बड़े थे, उनको डिस्क्राइब किया, उनका वर्णन किया और उन्होंने ये देखा कि जो ये क्रोमोसोम्स थे, ये बेसिकली जो चिमनी होती थी, जो लालटेन होती थी पहले, उसके जो कांच को साफ करने के लिए विशेष प्रकार के ब्रश होते थे, जो आजकल के हम जैसे बॉटल ब्रश यूज करते हैं, उसके समान होते थे। तो इनकी संरचना उन लैम्प ब्रशेस के समान थी और इसलिए उन्होंने रुकर्ट ने इन विशिष्ट प्रकार के क्रोमोसोम्स को नाम दिया लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स। ये लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स सामान्यतः सभी oocytes में पाए जाते हैं, एक्सेप्ट फॉर द oocytes ऑफ वेरियस मैमल्स और कुछ इंसेक्ट्स। यानी ये वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, अधिकांश जंतु जगत के एनिमल्स के oocytes में पाई जाने वाली संरचना है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसा कि अभी नाम से ही विदित है, यह लैम्प को साफ करने वाले ब्रश के समान संरचना होती है। ये प्रोफेज की मतलब अर्धसूत्री विभाजन में अपन जानते हैं कि 2 स्टेजेस होती हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। और मियोसिस 1 की जो प्रोफेज अवस्था है वो 5 सब स्टेजेस में डिवाइडेड होती है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, फिर आपके डिप्लोटीन और डाइकाइनेस। और इस अवस्था के दौरान जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उनमें रिकॉम्बिनेशन होता है, उनमें दिस एक्सचेंज ऑफ पार्ट्स। तो उस मियोसिस 1 की प्रोफेज की जो डिप्लोटीन अवस्था है उसमें ये इस प्रकार के क्रोमोसोम्स सबसे सुस्पष्ट अवस्था में देखे गए हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं डिप्लोटीन अवस्था की, यानी एक मियोटिकली डिवाइडिंग सेल्स की, तो उस समय यह बाइवेलेंट दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स काइज़्मा के द्वारा एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं और प्रत्येक होमोलोगस क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड्स हैं। अर्थात जो लैम्प ब्रश क्रोमोसोम है, जो डिप्लोटीन अवस्था में पाया जाता है, वो वास्तव में एक बाइवेलेंट है जिसमें 4 क्रोमैटिड्स पाए जाते हैं। इसका जो मेन एक्सिस है वो दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स का पाया जाता है, बना होता है और उसमें दोनों प्रकार के पॉइंट्स हैं। वो पॉइंट्स जिनमें ट्रांसक्रिप्शन होता है, विच आर ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, एंड in between 2 active points they are the inactive points. And when we are saying कि it is a chromosome, this axis denotes the 2 chromatids. That means कि उसमें जो loops निकलते हैं they are always in pair, twin loop के रूप में होते हैं, प्रत्येक ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव साइट या क्रोमोमियर पे से। क्योंकि वास्तव में
ये जो सेंट्रल एक्सिस है, मेन एक्सिस है, यह दो डीएनए मॉलिक्यूल्स का, दो क्रोमैटिड्स का बना होता है, सिस्टर क्रोमैटिड्स का। और इसलिए ये जो लूप्स हैं, दे आर मोर और लेस सिमिलर। आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड सेम, आई एम सेइंग दे आर सिमिलर, क्योंकि इन दोनों पर जो गुण अपने अलील्स हैं उनमें भिन्नता पाई जा सकती है। इन होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर जो अलील्स हैं उसमें भिन्नता पाई जा सकती है। तो इस प्रकार से प्रत्येक लूप में थिन एक्सिस होता है और ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव जो पॉइंट है वो बाहर की तरफ स्ट्रेच आउट हो जाता है और हमें लूप्स के रूप में नजर आता है। तो these are the extended chromatin loops। ये देखिए, ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक और दो, इनके बीच में काइज्मा फॉर्मेशन हो रखा है। इसमें ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव साइट्स हैं जिस पे ये लूप नजर आ रहा है पेयर में, क्योंकि प्रत्येक में दो क्रोमैटिड्स हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स। और ये प्रत्येक एक्टिव पॉइंट पे से ट्विन लूप्स, युग्म के रूप में लूप्स उपस्थित है। अब यदि हम एक पर्टिकुलर लूप को देखें तो हम देखेंगे कि एक फजी स्ट्रक्चर है, बिल्कुल क्लियर धागे जैसी संरचना नहीं है, और वो भी अनइवन, यहाँ पे कम और यहाँ पे अधिक मात्रा में, या आर पार इसकी जो मैट्रिक्स या मेंटल है वो होता है। तो ऐसा माना गया है कि ये जो मैट्रिक्स या मेंटल है ये वास्तव में इट इज़ द ट्रांसक्राइबिंग आरएनए मॉलिक्यूल्स। जिस पॉइंट पे जितने अधिक ट्रांसक्रिप्ट्स बनते हैं उस पॉइंट पे उतना ही अधिक ये फिजीनेस होती है, और ये दोनों आमने सामने के लूप दे आर सिमिलर टू ईच अदर, दे आर पोलर, यहाँ से कम यहाँ से ज़्यादा। सेम थिंग हैपन्स ओवर हियर। और ये अपने दो क्रोमैटिड्स हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स। द क्रोमोसोम्स दे सीम टू हैव क्रोमोमेरिक पैटर्न, जिसमें से जो लूप्स हैं, ये जो क्रोमोमियर हैं, इनमें से जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो क्रोमोमियर वास्तव में क्या है, हिस्टोन प्रोटीन पे बाउंडेड डीएनए, और जब इस डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन होगा तो ये हिस्टोन्स डिस्प्लेस हो जाएंगे और लैम्प ब्रश क्रोमोसोम में विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन्स के साथ एसोसिएट हो जाते हैं, जिससे ये लूप दे डू नॉट कोलैप्स, और दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स में पैरेलल ट्रांसक्रिप्शन होता है, अतः पेयर में पाए जाते हैं, जिसके कारण यह एक कैरेक्टरिस्टिक जो इसका स्ट्रक्चर है, जो लैम्प ब्रश के समान दिखने वाली संरचना है, वो डेवलप हो जाती है। वास्तव में एक ही पॉइंट पर से कई बार बहुत सारे छोटे छोटे से लूप्स भी बन जाते हैं। तो द साइज शेप ऑफ दीज लूप्स दैट वेरी, और जैसा कि अभी अपन ने बात करी कि ये कोलैप्स न हो तो इनको विशेष प्रकार के प्रोटीन्स, कोहेसेंस और कंडेंसेंस, वो इनसे एसोसिएट होकर के कॉम्प्लेक्सेस बना लेते हैं ताकि ये डीएनए का एक्सेस बना रहे। देखिए, जैसे जैसे मियोसिस अवस्था, मियोसिस की प्रोफेज अवस्था आगे बढ़ती है, मियोसिस 1 की, वैसे वैसे इस लैम्प ब्रश क्रोमोसोम की जो आकार है वो बढ़ता चला जाता है, और डिप्लोटीन अवस्था वो होती है जिसमें इसका मैक्सिमम साइज पाया गया है।
और इस अवस्था में ये कई महीनों तक रहता है। कई महीनों तक लूप्स बने रहते हैं और इन पे ट्रांसक्रिप्शन होता रहता है। इट इज़ अ फेज ऑफ oocyte डेवलपमेंट और इतने समय तक इन लूप्स को मेंटेन करने का काम ये विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस कर रहे हैं। अब किसी भी एक पर्टिकुलर लूप में भी, एक पर्टिकुलर लैंप ब्रश में भी विभिन्न प्रकार के लूप्स पाए जाते हैं। अगर अब हम एक स्ट्रेच ऑफ लैंप ब्रश क्रोमोसोम को देखें तो उसमें हमको बहुत सी चीज़ें नज़र आ रही हैं, जैसे ये मेन एक्सिस, दो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव पॉइंट्स के बीच में ये इनएक्टिव इंटरक्रोमोमेरिक एक्सियल फाइबर, these dots they are the transcriptionally active chromomeres. At a particular point of time, some of them may be active or some of them may be inactive, not essentially that all the points will be active एक साथ। जब ये एक्टिव होती हैं उस समय भी जो क्रोमोमियर्स हैं वो एक सिंगल पेयर के रूप में हो सकते हैं या ये मल्टीपल पेयर्स, यानी इसी अंश के जो क्रोमैटिन है उसी पे डिफरेंट लूप्स बन जाते हैं। फिर इन लूप्स की मॉर्फोलॉजी भी देखिए अलग अलग है। मॉर्फोलॉजी मतलब ये इनकी आकारिकी, ये दिखने में कैसे हैं, उनमें भी भिन्नता पाई जा सकती है एक ही लैंप ब्रश क्रोमोसोम के। और इसके बाद इनमें पोलराइजेशन पाया जाता है। पोलराइजेशन से मतलब है कि यहाँ पे पतला है और यहाँ पे अधिक फिजीनेस है या यहाँ पे अधिक चौड़ा नजर आ रहा है ये लूप, ये लाइट माइक्रोस्कोप में नजर आ जाता है। और इसके अलावा ये तो एक ही पोलराइजेशन है, इसमें कई मल्टीपल पोलराइजिंग पॉइंट्स में भी थे। सो सिंगल यूनिट ऑफ पोलराइजेशन हो सकती है या मल्टीपल यूनिट्स ऑफ पोलराइजेशन हो सकती हैं और उसके डायरेक्शंस में भी भिन्नता हो सकती है जो अभी हम देखेंगे। डायरेक्शंस में भिन्नता मतलब यहाँ से पतला यहाँ मोटा और यहाँ पे मोटा यहाँ पतला, बट दोनों लूप्स में सिमिलैरिटीज थे। जो पेयर के लूप्स हैं दे आर सिमिलर बट दे मे बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। यदि हम किसी लैंप ब्रश क्रोमोसोम के दो पार्ट्स को पकड़ करके स्ट्रेच करें, दोनों सिरों को पकड़ करके, तो ये पाया गया है कि यह टूटता है। पर जब ये टूटता है तो ये जो लूप्स हैं ये वास्तव में ये डबल ब्रिज बना लेते हैं। तो इस प्रकार के टूटने को अपन कहते हैं डबल ब्रिज ब्रेक। और यह इस बात का एविडेंस है, प्रूफ है कि बेसिकली जो हमको एक सिंगल फाइबर नजर आ रही है इट इज मेड अप ऑफ टू डॉटर या सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो उनमें जब विभक्त होता है तो कंटिन्यूटी बनी रहती है बाय मीन्स ऑफ दीज डीएनए लूप्स जो स्ट्रेच हो जाते हैं because of stretching of these loops. लैंप ब्रश क्रोमोसोम आखिर बनते क्यों हैं oocytes में? oocytes में वी नो जो फूड मटेरियल है वो स्टोर होता है फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो। सो a lot and lot of proteins and transcriptional activities required। और कम ड्यूरेशन में जब ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी की आवश्यकता है
तो उसके लिए एक अडेप्टेशन है दिस लैम्प ब्रश क्रोमोसोम, जो नॉर्मल सोमैटिक सेल के ही समान है, पर उसके वो विशिष्ट जीन्स which are to be activated during this oocyte formation वो एक्टिवेट हो जाते हैं और डिप्लोटीन अवस्था में बहुत बहुत सारी प्रतियों में कई हजार गुना प्रतियों में अपने ट्रांसक्रिप्ट्स का निर्माण करते हैं। अब ये काम तो पॉलीटेनी द्वारा भी हो सकता है या पॉलीप्लॉइडी द्वारा भी हो सकता है, तो फिर ये लैम्प ब्रश क्रोमोसोम जैसी संरचना बनने का क्या तात्पर्य, क्या तुक है? What is the need? The need is that चाहे पॉलीटेनी हो चाहे पॉलीप्लॉइडी हो, एक बार मल्टीपल कॉपीज बन गई तो वो वापस से डिप्लॉयड अवस्था रिस्टोर नहीं हो सकती है, जबकि लैम्प ब्रश क्रोमोसोम में मल्टीपल ट्रांसक्रिप्ट्स हो सकते हैं इस लूप में, और उसके बाद बाय द एंड ऑफ डिप्लोटीन वापस से कंडेंसेशन हो जाएगा, हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ एसोसिएट हो जाएगा और हमारे पास जो डिप्लॉयड अवस्था है वो मेंटेन हो सकती है। तो जैसे जैसे मियोसिस आगे बढ़ता है प्रोफेज अवस्था, वैसे वैसे लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स प्रकट होने लगते हैं, उनका साइज बढ़ने लगता है कई हजार गुना, और उनमें जो ये लूप्स बनते हैं क्रोमोमियर्स पे, they are the site of transcription, active transcription in the oocytes. ये जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स हैं लूप्स की, इनकी एक विशिष्टता होती है। सोमैटिक सेल्स में जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स होती हैं उनसे अधिक बड़ी होती हैं, क्योंकि दे फेल टू टर्मिनेट द ट्रांसक्रिप्शन। जब भी ट्रांसक्रिप्शन होता है यानी डीएनए पे आरएनए का निर्माण, तो आरएनए पॉलीमरेज जुड़ जाता है, इनिशिएशन होता है और फिर राइबोन्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते चले जाते हैं, एंड आफ्टर सम अ स्ट्रेच ऑफ आरएनए इज फॉर्म्ड, उसके बाद उसका टर्मिनेशन हो जाता है। लेकिन लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स के लूप में जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स हैं उसका टर्मिनेशन नहीं होता है। इसके कारण जितनी अधिक मात्रा में जब ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट ही नहीं हो रहा, का मतलब है कि इट इज केपेबल ऑफ फुलफिलिंग द हाई डिमांड ऑफ डिफरेंट ट्रांसक्रिप्ट्स विद इन द oocyte। एक और विशेषता है लैम्प ब्रश क्रोमोसोम की कि इसमें जो लिंकर हिस्टोन होता है, लिंकर डीएनए पे जो हिस्टोन जुड़ा हुआ होता है H1, वो अनुपस्थित होता है। It is present in the protein matrix of the chromosome, but it is not present associated with the linker DNA of the chromatosome. तो जैसा हमने बात किया, एक सामान्य ट्रांसक्रिप्ट है। देखिए पहले तो लूप बन गया, उस लूप में हम कह रहे हैं रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बहुत अधिक होता है। रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कब अधिक हो सकता है? जब बहुत सारे आरएनए पॉलीमरेज एक्टिवेट हो जाए। सो मल्टीपल आरएनए पॉलीमरेज दे गेट एक्टिवेटेड, एक एक करके डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स पे ट्रांसक्रिप्शन होता चला जाता है। अब सामान्य अवस्था कहती है कि यहां से इनिशिएट हुआ, एक एक करके आगे बढ़ता चला गया, लेकिन एक पॉइंट पे आने के बाद नाउ दिस इज द स्ट्रेच ऑफ डीएनए जिस पे एंड पॉइंट हो जाना चाहिए, टर्मिनेशन हो जाना चाहिए। पर लैम्प ब्रश के लूप्स में ये जो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, ये कोडिंग सीक्वेंस के अलावा, ये देखिए जो डार्क वाले हैं ये तो कोडिंग सीक्वेंस हैं, यहाँ से यहाँ तक तो कोडिंग सीक्वेंस ही है। लेकिन since the transcription is not terminating at this point, hence इसके आगे की जो
अपने नॉन ट्रांसक्रिप्टिंग या नॉन कोडिंग यूनिट्स हैं ट्रांसक्रिप्ट्स की, उनका भी ट्रांसक्रिप्शन होता चला जाता है। और इसलिए हमने देखा था कि एक तरफ से जो हम कह रहे थे पोलराइजेशन ऑफ लूप, ट्रांसक्रिप्ट्स जो बन रहे हैं उनकी लेंथ ग्रेजुअली बढ़ती चली जाती है एज वी प्रोग्रेस ऑन दिस लूप, और इसलिए यह लूप पोलराइज नजर आता है, एक तरफ से कम चौड़ा और दूसरी तरफ से इसकी थिकनेस बहुत अधिक है, बिकॉज ईच ट्रांसक्रिप्ट हैज गॉट कोडिंग सीक्वेंसेस और साथ में नॉन कोडिंग ट्रांसक्रिप्ट्स ऑल्सो। तो this leads to thousands and thousands of times of activity of this particular DNA stretch, क्योंकि मल्टीपल आरएनए पॉलीमरेज जुड़ गए, कुछ गुना बढ़ गई, और प्रत्येक आरएनए पॉलीमरेज अपने ट्रांसक्रिप्ट को कई गुना बढ़ा रहा है। तो this leads to the typical lamp brush architecture of this chromosome, or per stretch of DNA the amount of RNA formed is much and much more as compared to that formed in a somatic cell। तो इस प्रकार से हमने देखा कि लैंप ब्रश क्रोमोसोम में दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स, इनमें हिस्टोन प्रोटीन्स दे आर डिस्प्लेस्ड और उनकी जगह ले लेते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, कंडेंसेंस, जो इनको आपस में ट्रांसवर्सली और लॉन्गिट्यूडनली इनको आपस में वापस जुड़ने नहीं देते, इस डीएनए लूप को मेंटेन रखते हैं, और फिर इस पे ट्रांसक्रिप्शन होता चला जाता है। पोलराइजेशन है आरएनए का, जितने बड़े ट्रांसक्रिप्ट होंगे उसके आधार पर। यह पोलराइजेशन यूनिपोलराइजेशन भी हो सकता है, यानी पूरे लूप पे एक बार बनना शुरू हुआ और अंत तक चला गया, या एक से ज्यादा पॉइंट्स ऑफ इनिशिएशन है, यहां से बढ़ा यहां तक और यहां से अगला पॉइंट ऑफ इनिशिएशन है। सो जो पोलराइजेशन है दे आर मल्टीपल पॉइंट्स, और यहाँ तक कि डायरेक्शन भी अलग हो सकता है। यहाँ पे पॉइंट ऑफ इनिशिएशन है जो इस दिशा में बढ़ रहा है, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इनिशिएशन है जो इस दिशा में बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से these are the various arrangements of transcription units within these loops on both the sister chromatids of a लैंप ब्रश क्रोमोसोम, जो डिप्लोटीन अवस्था में पाया जाता है, जो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे पाया जाता है, बाइवेलेंस पे पाया जाता है। सो दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ जायंट क्रोमोसोम। अगर इसको थोड़ा पॉलिटीन से बात करें तो पॉलिटीन ड्यूरिंग द इंटरफेज स्टेज and this during the meiosis part, meiosis फर्स्ट के डिप्लोटीन अवस्था, प्रोफेज फर्स्ट में पाए जाने वाला क्रोमोसोम संरचना है। दोनों के फलस्वरूप जो प्रोडक्ट है, जो नंबर ऑफ ट्रांसक्रिप्ट्स हैं वो बढ़ जाते हैं। अंतर ये है कि पॉलिटीन क्रोमोसोम वंस फॉर्म रिमेन्स इन मल्टीपल कॉपीज, जबकि लैंप ब्रश क्रोमोसोम में नंबर ऑफ कॉपीज नहीं बढ़ रही हैं डीएनए की, उस पे जो रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है वो कई गुना हो रहा है, जिसके कारण ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोडक्ट है, जो आरएनए बन रहा है, उसकी मात्रा बढ़ रही है। थैंक यू फॉर द पेशेंस लिसनिंग।
थैंक्स अ लॉट।